बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद दस्तरद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कौल साहब। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी कैंपेन जो है चलाने का जो है फ़ैसला कर लिया है। बानी चेयरमैन PTI ने डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी पार्टी को हिदायत देता हूँ कि इतवार को इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करें और पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकलें। इस समात के दौरान सुप्रीडेंट जेल के साथ तलक कलामी का वाक़या भी पेश आया और कहा जाता है वहाँ पे मौजूद साफ़ियों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि बानी चेयरमैन को इससे पहले इतना गुस्से में उन्होंने कभी नहीं देखा। इस गुस्से की वजूहात इतनी क्यों बढ़ी और ये वाक़या पेश क्यों आया, इस पर तफसीली बात करेंगे। असद खल साहब, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। कामयाब हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि इतवार से जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है शुरू करने की बात की, हफ्ते को जो समात हुई अडयाला जेल के अंदर ही, और वहाँ पे जो आप जिस वाक़े का भी जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है कि जिसमें जज साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हुए, रोस्टम पे आए। उस रोज़ भी वहाँ पे साफ़ी और वकला भी मौजूद थे। और इसके अलावा भी एक वाक़या है जिसमें बावाज़ बुलंद उन्होंने कहा कि ये जो खलाई मखलूक के ज़रिए जो कर्नल साहब हैं, अपना नाम लेकर उन्होंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि ये जो फ़र्द जुर्म वकील के बगैर जो आयद हो रही है ये कौन करवा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें भी उन्होंने जो CCTV कैमरा लगे थे उनको मुखातब करके वो सामने, और उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई जो है ये मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। तो अब मामला ये है कि इतवार को, यानी जो कल गुजरा है दिन, उसके मुताबिक जो उन्होंने हदायत की हैं, मैं नहीं समझता कि पंजाब में कहीं आपको नज़र आया हो कि बहुत बड़ी रैलियाँ, जलसे जुलूस या कॉर्नर मीटिंग जो है उसका आगाज़ हो गया है। क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि चूँकि हम इन पाबंदियों की वजह से सोशल मीडिया जो है उस तक महदूद हमारी जो कैंपेन है, और उसके सोशल मीडिया के वाले से भी जब मामला होता है, जब उनका कोई अगर बात की वर्चुअल जाती है, जलसा। जब वर्चुअल जो उनके जलसे की बात की जाती है तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, और वो काम जो है बहुत सारी जो सोशल जो साइट्स हैं, आप देखें अगर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है उनकी स्पीड कहीं स्लो होती है और कहीं वो काम छोड़ जाते हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल का सामने है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान भर के अंदर ये पहली मरतबा हो रहा है कि जो इंतखाबात हैं, जो PTI के हमारे याफ्ता हैं, उनके बारे में मुसलसल तवातर से ये खबरें आ रही हैं कि ये जो लोग हैं जो ही ये मुंतखब हो जाएंगे, ये जो है दीगर पार्टियों के अंदर प्रवाज कर जाएंगे, ये PTI के जो एसेट्स नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हलफ के हवाले से कुरान पाक पर हलफ उठाकर, कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ उठाने का सिलसिला जो है वो जारी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होता होता अब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर वो पहुंच गया मामला। अब सलमान अकरम राजा साहब की भी आज वो वीडियो जो है वो सामने आई है। पढ़े लिखे एक सीनियर वकील हैं, लेकिन उनकी जानब से आप देख लें कि उन्होंने कहा जी मैं कुरान पाक पर हलफ देकर ये इस चीज़ की यकीन दानी कराता हूँ कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो ये वोट जो है ये PTI का इमानत होगी, मैं किसी और पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं उस पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं उसकी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा रहूंगा। तो ये क्यों नौबत आ रही है? और दूसरी जानब जो है ये माले गनीमत जो है इसको समेटने की बातें भी आगे जा करें। कौन कौन सी पार्टियां दावे करती नज़र आ रही हैं, कोई कहती जी हमारे साथ आ जाएंगे लोग, कोई कहती हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये चीज़ें लेकिन भी खल हो साहब, रही हैं जी। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इलेक्शन के बाद जिस तरह से डॉलर की मंडी लगेगी, जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे, उन पर डॉलरों की बारिश की जाएगी, इससे जो बनने वाली गवर्नमेंट है वो मजबूत बन पाएगी? देखिए वो तो बात इस पे भी करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बनने के जो दावेदार हैं वजारत उज़्मा के, नवाज शरीफ साहब को देख ले, मरीम साहिबा को, कि जो मानसारा के हवाले से जलसा भी हुआ और वहाँ पे वो पहुँचे हुए थे, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का ज़ाहिर बात है इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरीके से वो पहुँच रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि जी मरीम साहबा ने कि नवाज शरीफ जो है उनको हज़ारा और मानसहरा जो है उनके लोगों से बहुत मोहब्बत है,
और इसी वजह से कैप्टन सफदर जो है उन्होंने वक़्फ़ कर दिए इन लोगों की खिदमत के लिए। तो पहले दफ़ा उन्होंने अपने हस्बैंड जो है उसको भी क्रेडिट दिया है, लेकिन वो वालिद के क्रेडिट देने की वजह से उनका नाम भी उनको लेना पड़ गया। तो दूसरी जानब जो है वो मनाज़र या तस्वीर जो है फुटेज वो भी जारी की गई कि नवाज शरीफ जब हैं वो जो है मोटरवे जो है उसको फ़िज़ाई उसका जो मुआयना करते हुए और साथ दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वजह से ये मुमकिन हुआ जो हज़ारा ये मोटरवे है। तो एक तरफ तो वो चीज़ें चल रही हैं और दूसरी जानब जो ताबड़तोड़ मुसलसल हमले कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, बिल आकर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और अटैक उनका था नवाज शरीफ, टारगेट था नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम साहबा जिनकी जो है ज़ुबान से कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन उधर तो है ना मरियम साहबा की को आगे से रिएक्शन आता नजर आया और ना ही हमने नवाज शरीफ साहब की जानब से कोई रिएक्शन देखा। लेकिन आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि लाहौर में, चूँकि कल उन्होंने कहा कि जिस जल से लाहौर से मैं इलाके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहाँ तो पानी पीने का साफ पानी भी नहीं है और ये लोग जो है ये दावे करते हैं कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अफसोस और हैरानकुन बात यह है कि वो लोग बात कर रहे हैं साफ पानी की फराहमी की जिनके सूबे में पानी लोगों को वो फराहम नहीं कर रहे, उनके सूबाई दारकूमत के अंदर जो है पूरे में पानी लोगों को जो है उसका वहाँ पे फराहमी नहीं हो रही। सही है। तो अब शहबाज शरीफ साहब रिएक्ट कर रहे हैं और टारगेट बिलावल साहब जो है उनका है नवाज शरीफ साहब। ये बात जो अलहदा से एक रॉकेट साइंस है कि इसकी समझ से ये बात भी वाला तर नजर है। लेकिन कल साहब जैसे हमने पहले बात की आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर, मंजूर वसान साहब का उन्होंने पहले भी तज़किरा किया, तो उन्होंने बड़ी तवक्कुफ़ के साथ कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी में आएंगे। तो क्या लगता है कि ये जो डॉलरों की मंडी है इससे जो जिन शख्सियात को लिया जाएगा जिन पार्टीज़ में, ये बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा जमहूरियत पे? देखिए मंजूर वसान साहब जो है वो ख्वाबों के हवाले से उनकी जो पेशगोइयाँ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं और बेसिकली कहीं ना कहीं से उनको जो मुख्तलिफ इतलात मिलती हैं उन इतलात को ख्वाब का नाम दे के वो जो है सामने लाते हैं। अब उनके ज़राए जो है कभी मुसद्दका भी होते हैं और कभी नहीं भी होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है करीब करीब होती हैं उन चीज़ों के जो कि वो बयान करते हैं और उसको नाम ख्वाब का दिया जाता है। अब मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि 30 से 40 सीटें जो हैं पीटीआई की होंगी। मैंने इससे पहले कहा कि 40 से 60 सीटें हो सकती हैं। ये अभी तक जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो ये क्या सराइयाँ या डाटे जो कलेक्ट किए गए हैं या तजज़िये या एनालिसिस या रिपोर्ट्स हुई हैं उसके मुताबिक 40 से 60 जो है अभी तक जो सीटें हैं वो नज़र आ रही हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों की। वो कह रहे हैं 40 के करीब है। चले अब वो इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये दावा कर चुके हैं कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनको हम अपनी जमात में शामिल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मंजूर वसान साहब भी ये बात कर रहे हैं, उनको ख्वाब आ गया। इससे पहले फयाजुल हसन चौहान की अगर आप इंटरव्यू सुने या आईपीपी की बात, वो भी यही बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास जिस तरीके से हमने 2018 में पटके डाले थे आज़ाद लोगों के गलों में और अब जो है पीटीआई के जो हमारे याफ्ता आज़ाद लोग हैं हम उनके गलों में पटके डालेंगे। सही है। तो अब मामला ये है कि ये दावे तो तीन जगहों से आ रहे हैं और माले गनीमत की तरह जो है जिस तरह लग रहा है कि इसको समेटने की बातें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर मैंने बताया कि पीटीआई की जानब से तो बाकायदा इस पर कुरान पर हलफ दिए जा रहे हैं, लोग उम्मीदवार जो हैं उन पर लोग यकीन नहीं कर रहे। लोगों के अंदर वोटर सपोर्टर या पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है या दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनको भी इस मामले के अंदर तफजात हैं, खदशात हैं और यही वजह है कि उम्मीदवार जो हैं उनको बाकायदा कुरान पर हलफ देकर जो है ये इसकी वीडियो जारी करना पड़ रही है क्योंकि आवाम जो है वो नहीं मान रही। लेकिन कल साहब उनकी वफादारी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब देखें क्या ऐसा खौफ है कि हलफ लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी चीज़ें होती रही हैं, वैसे नून लीग के वाले से भी एक हलफनामा सामने आया था। और अब देखें सियासी पार्टी की अगर पार्टी के हवाले से तो कोई बंदा जाए तो डिफेक्शन क्लास जो है उसके ऊपर लगती है, लेकिन अब पीटीआई का मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो बेशक तो है सियासी जमात ही, लेकिन वो नून लीग या दीगर जो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी हैसियत आज़ाद है, जबकि सलमान अकरम राजा ने क्लियर किया है कि हमारी
जो है पार्टी का बकायदा पीटीआई के हम लोग हैं, तो चूंकि निशान इंतखाबी नहीं है तो इसलिए वो मखसूस नशिस्तों का और अकलीती नशिस्तों का मामला भी उनको अभी तक कोटा नहीं मिल सका। तो अब देखते हैं कि आगे जाके इसका एक तो आईनी पहलू है, कानूनी पहलू है कि क्या ये लोग अगर जाएंगे किसी और पार्टी में तो डिफेक्शन क्लास जो है इनके ऊपर अट्रैक्ट करेगी और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास जो है वो इफेक्ट यानी नहीं करेगी, लागू नहीं होगी। तो ये एक लेकिन कल साहब मेरा मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आम इंतखाबात को लेके अभी से सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े नाम इलेक्शन से बाहर किए जा चुके हैं और कुछ ने बाइकआउट कर दिया। आज जवेद हाशमी साहब ने कहा कि वो भी बानी चेयरमैन और तरीके इंसाफ के हक में अपना वजन डालते हैं और इलेक्शन से दस्तबरदार होते हैं। फवाद चौधरी भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। ये भी एक जमहूरियत पे सवाली निशान साबित हो सकता है। देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो अब अजीब ही बात है, एक तरफ जो है वो IPP के एक इजलास में गए और उसके बाद जो है उनकी भी जो है वफादारी के ऊपर एक सवालिया निशान उठा। और जिस तरह आपको पता है बानी चेयरमैन जब PTA के साथ उनका जेल के अंदर जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्यों आ गए यहाँ पे। तो अब मामला ये है कि उनको PTA का टिकट भी नहीं दिया गया इसी वजह से कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। और बानी चेयरमैन ने कहा था कि सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं होता, इस पर अमल दरामद भी करना होता है। अच्छा, अब मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब के बेसिकली उनका ये कहना है, इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा कि मेरे कागजात जो है वो रिजेक्ट किए गए और इंतखाबात चुनाव का नाम है और यहाँ पे चुनाव ही जब नहीं हो रहा तो इंतखाबात फिर कैसे हो रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं मेरे भाई ने जब कागज जमा कराए तो उनको भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करने की बात की गई, उनको कहा जेल में नहीं आना और उनको एक और नैब के केस में भी शरीक मुलजम के तौर पर नामजद कर दिया गया। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा पैनल है JLM के वाले से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम इलेक्शन का बाइकाट करते हैं। तो एक तरफ तो ये इलेक्शन के बाइकाट की बातें हो रही हैं और दूसरी जानब जो नून लीग की जानब से उनको तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन कल साहब अंदाजे क्याफे जो एक्सपेक्टेशंस थी तवक्कुआत थी गालबन शायद उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। जो अदाद-ओ-शुमार थे, जो नंबर्स थे, जो इस तरीके से वफाकी सूबाई हुकूमत पंजाब या दीगर हुकूमतें या नंबर गेम जो थी वो मतलूबा नताइज अभी तक हासिल नहीं हो पा रहे और उस वजह से कोशिश की जा रही है, हाथ पांव मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भी मैं बता रहा हूं कि जो बावजूद कि एक पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे, उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनके कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, वो कैंपेन नहीं चला पा रहे, इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया, लेकिन फिर भी नून लीग जो है वो मतलूबा या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो नताइज है जो वो चाहती है या जो उसने अंदाज़ा लगाया हुआ था अभी तक वो उस जो है स्टेज पे नहीं पहुंचे या उन जो है जो हकायक या जो वो फैक्ट्स हैं या वो जितनी सीटें उन्होंने जो की थी एक्सपेक्ट की थी वो उस तक काफी उस लेवल तक नहीं पहुंच सके हैं। ठीक है, टारगेट से काफी दूर नजर आ रहे हैं। दूर नजर आ रहे हैं कल सब दूर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर वो गवर्नमेंट बना लेते हैं, इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी, इतनी तो पावरफुल नहीं है कोई भी इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में जमात की एक तरफा गवर्नमेंट बना ले, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। जो अब हो रहा है ये कैसे डिफेंड करेंगे हम आपको? देखिए, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी, वो खुद हुकूमत अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी तो वो बी टीम बनकर आएगी और अगर दूसरी पार्टियों के साथ तो वो हुकूमत बना लेगी। तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी अब ऑप्शन नहीं लेगी कि नून लीग के साथ बी टीम बन के आके काम फिर करेगी। ठीक है खल साहब, इस पर बात करते हैं। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, इलेक्शन 2024 होने से पहले मुतनाज़ हो चुके हैं, लेकिन एक और भी बड़ी खबर है कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उनको इस हवाले से इलेक्शन 2024 की कवरेज के लिए इजाज़तनामे जारी कर दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेशनल सहाफ़ी इलेक्शन को कवर करने के लिए आते हैं, उसके बावजूद
इलेक्शन के अंदर डंडी मारते हुए जिस तरह से सिलेक्शन की जाती है, तो इंटरनेशनल सतह पर हम क्या जेस्चर दे सकेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या क्रेडिबिलिटी बाकी रहेगी? कल साहब गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन 2024 पर अभी से सवालात हैं, तो जो सिलेक्शन की जाएगी तो उसको कैसे डिफेंड कर सकेंगे इंटरनेशनल सतह पे? देखिए, मामला ये है कि ये तो एक खुशआइंद बात है और नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, आलमी ऑब्ज़र्वर, इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर और इंटरनेशनल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो बाकायदा इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, यूरोपीय यूनियन भी और दीगर भी मुतलका जो इदारे हैं, और उसके बाद अपनी वो रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं। जहाँ तक मामला ये है कि इलेक्शन के हवाले से अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, अगर शफाफ नहीं होंगे, तो यकीनी तौर पर उनको मैनेज करना या उनको तो नहीं आप इन्फ्लुएंस कर सकते कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग करेंगे। वो तो जो चीज़ें देखेंगे, जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, महसूस करेंगे या जो उनके सामने चीज़ें आएंगी, वो उस हवाले से चीज़ें जो है पाकिस्तान के इन प्रोसेस के ऊपर, इस इलेक्शन जो है सारा जो अमल है उसके हवाले से वो सारी रिपोर्ट करेंगे और अपने एनालिसिस भी देंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान भर में उनकी रसाई होगी, और दूसरा ये है कि क्या जो जहाँ पे ऐसे वाक़यात होंगे, ये तो मुमकिन नहीं है कि हर जगह पे ही वो मौजूद हों। अगर किसी जगह पे मौजूद होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई जानबदाराना अगर अमल होता है तो यकीनी तौर पर वो तो उनके ज़रिए रिपोर्ट होगा, और अगर किसी जगह पे वो मौजूद नहीं होते और वहाँ पे अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वो तो उनकी नज़रों से ओझल रहेगा। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तो मॉनिटरिंग उनके ज़रिए करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी जब लोकल जो हमारा मकामी मीडिया है या नेशनल मीडिया जो है वो अपने तौर पर भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, और साथ साथ जो सियासी पार्टियों के जो लेकिन कल साहब सोशल मीडिया पे पाबंदी के हवाले से खबरें भी आ रही हैं, इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, तो आम आदमी फिर कैसे बाखबर रह सकेगा? देखिए, ये एक और ज़्यादा चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में ये भी पहली दफ़ा फिर होगी चीज़ कि इलेक्शन वाले दिन या उससे एक दिन पहले या बाद एक दिन बाद तक जो खबरें आ रही हैं, अब ये इसको अफवाहें हम कह सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हुकूमत की जानब से या मुतलका किसी इदारे की जानब से इसकी तस्दीक तो अभी नहीं हुई, लेकिन हुकूमत को या किसी इदारे की जानब से इसकी भरपूर तरीके से कोई तरदीद भी नहीं आई कि इस तरह नहीं खल साहब, होगा। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मुर्तज़ा सोलंकी साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी ये कहा है कि इंटरनेट जो कट आउट हो रहा है, इसका बेसिक वजह यही है कि हम उसमें टेक्निकल इश्यूज है, और ये हम आपसे कह नहीं सकते कि दोबारा बंद नहीं होगा, दोबारा भी तकनीकी खराबी हो सकती है। यकीनदानी तो नहीं करा जा रही थी, जिस वजह से ये जो अफवाहें हैं वो खबरें या वो हकीकत के करीब जो है लोग उसको समझना शुरू हो गए, और एक दो एपिसोड भी हुई हैं जिसमें वर्चुअल अगर जलसे की जब बात होती है तो उस वक्त भी इंटरनेट बैठ जाता है अचानक से, यानी क्या सी वजह है कि उसी वक्त सिर्फ वो स्पीड उसकी डाउन होती है, आगे पीछे जो बिल्कुल ठीक। आवाम पागल तो नहीं है कल साहब? तो अब मामला ये है कि अगर ये चीज़ की गई, इंटरनेट को बंद करने के वाले से इस तरह के इक़दाम किए गए, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा यानी इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात, अफजात, खदशात जो है वो पैदा होंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद इतनी ज़्यादा अगर उसमें थोड़ी बहुत धांधली हो भी गई तो शायद वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी अगर इंटरनेट वगैरह बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप बंद कर देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, और फिर उसमें फिर फेक न्यूज़ जो है उसका बाजार अलग से गर्म होगा। बिल्कुल, क्योंकि होगा ये कि जो फिर जिसके पास कोई एक्सेस होगी या बाहर से या जिस तरह बना के पुरानी नई वीडियोस जो है, क्योंकि फिर अथेंटिसिटी का तो लेवल चेक करने का तो होगा नहीं, और फिर वो चीज़ें जो है इस तरीके से ज़्यादा अब वो मैं समझता हूँ कि एम्बेरसमेंट क्रिएट होगी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए। तो बेहतर यही है कि ये जो अमल है इसको फ्री फेयर भी होना चाहिए, आवाम जो है उसकी जो है उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, और अगर एक तरफ आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और ज़राया ब्लॉग पर अगर कदगन लगाएंगे तो मैं समझूं और ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो शकूक व शुबात पैदा होंगे, और ऐसे फिर इंतखाबी जो नताइज हैं उनको आवाम को तस्लीम करना या करवाना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर नहीं आना चाहिए। निगरान हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि आवाम को फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन जो है वो दिए जाए, ताकि बेसिकली इन इलेक्शन का जो मकसद है, मकसद क्या है
कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। इन नताइज को अवाम तस्लीम करें, इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत को तस्लीम करें, अपनी नुमाइंदा हुकूमत, और ताकि वो इनकी अवाम की जो मुंतखब करदा या नुमाइंदा हुकूमत है या जो चोजन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो अवाम के दरीना जो मामलात हैं, मुतालबात हैं या उनके जो इशूज़ हैं, उनको हल करने के लिए पूरी अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ जो है वो उनको हल करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और कठिन और मुश्किल फैसले भी ले सकें। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो हुकूमत जो है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ना अवाम उसको तस्लीम करेगी। जब पाकिस्तान की अवाम तस्लीम नहीं करेगी तो फिर अक़वाम में आलम भी उसको तस्लीम नहीं करेगा और ना वो मुश्किल फैसले ले सकेगी, ना उसके साथ कोई एग्रीमेंट बड़ा हो सकेगा, ना उसको बाहर वाली हुकूमतें कुछ इमदाद देंगी या उसके साथ कोई मुआहदे करेंगी, और ना वो इस काबिल होगी कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई मुश्किल या कठिन फैसले ले सके। ठीक है। तो लिहाजा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारे इदारों को, हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर दीगर मुतल्लिका इदारे जो भी हैं, और इसके साथ साथ अदालत उज़्मा को, और साथ जो निगरान वफाकी या सूबाई हुकूमतें, इनको इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो अरबों रुपए का इलेक्शन के ऊपर जो अखराजात हैं, ये रोज़ाना रोज़ रोज़ इसके ऊपर मुकम्मल नहीं हो सकती कि अगर एक इलेक्शन जो उसके नताइज अगर जो है वो डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो मुतनाज़ बन जाते हैं और आवाम उसको तस्लीम नहीं करती ऐसे एक प्रोसेस को, तो फिर वो सारी एक्सरसाइज किया कराया जो है उस पर पानी फिर जाएगा, और दोबारा से जब आप करेंगे तो फिर उतने अखराजात। लेकिन खालसा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जहां पर मुकम्मल 5 साल की हो। हर 2 साल 3 साल बाद हमें नए इलेक्शन करवाना पड़ते हैं, और इस इलेक्शन से पहले ही ये फिजा पैदा कर दी गई है कि 2 साल बाद आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। देखिए, ये इसकी बड़ी वजह यही होती है कि जब आप इंतखाबात जो है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आएंगी, सवालात उठेंगे, नताइज के ऊपर जो है सवाल या निशान होंगे, अवाम जो है उसकी सपोर्ट उस हुकूमत के पीछे नहीं होगी भरपूर, और उसकी वजह यही है कि फिर वो ऐसी जो हुकूमतें इस वजह से इस तरीके से बनने वाली हुकूमतें होती हैं, वो स्टेबल मजबूत हुकूमतें नहीं होती, वो मुस्तहकम हुकूमतें नहीं होती, और ऐसी हुकूमतें फिर जो है अपनी आइनी जो 5 साल मुद्दत है वो पूरी नहीं करती। कभी कोई 3 साल हुकूमत मुद्दत पूरी करती है तो कोई 4 साल, यानी वज़ीर आज़म 3 साल 2 साल 4 साल बाद वो अगर घर चले जाते हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये है। तो मैं समझता हूँ अब पिछले जो माजी के तजर्बात हैं उनसे हमें सबक सीखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम किसी भी माजी का जो तलक तजर्बात हैं वो हमारे सामने है, लेकिन आज वही लोग जो इन तजर्बात की वजह से इन सारों की चीज़ों के विक्टिम हैं, लेकिन आज फिर वो बेनिफिशरी बनने के लिए उसी तरीके से तैयार हैं। और जब आप खुद ही नहीं ठीक इस निज़ाम को करना चाहते, आप खुद ही नहीं चाहते कि 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी हो, वज़ीर आज़म 5 साल अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, यही अगर आज नवाज शरीफ दावेदार हैं चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के, तो इनको भूल गए कि 3 दफ़ा इनको वज़ारत उज़्मा का अगर मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई तो कौन से ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व थे। तो आज इनको इन चीज़ों पर तो कम अज़ कम देखना चाहिए और उस पर अपने असूलों पर खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है, जब इक़्तिदार मिल रहा होता है, जब सामने कुर्सी नज़र आ रही होती है, तो उस वक्त सारे असूल, ज़ाब्ते, नज़रियात सब भूल जाते हैं, और उस वक्त सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि किसी तरीके से जल्द से जल्द इस कुर्सी तक पहुँचना है, और उस कुर्सी बेशक वो 5 साल के बजाय आप 2 साल भी ना आप उसको उस पर बैठ सकें। तो ये चीज़ें तो अब हमारे सियासतदान और जमहूरी पार्टीज़ जो है उनके हाथ में है। अगर वो चाहेंगे अमली तौर पर तो फिर तो ये हो सकेगा, और अगर वो शॉर्टकट की और चोर दरवाज़ों की तलाश में रहेंगे तो फिर 5 साल की बजाय 2-2.5 साल वाला सिलसिला जो है ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। कल साहब, जहाँ पे इंतखाबात की गहमा गहमी है और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका, हल्कों में भागदौड़ सियासतदानों की शुरू हो चुकी है, और खुशकिस्मती से सियासतदानों ने 5 साल के बाद अब दोबारा हल्कों का रुख कर लिया है। कौम का दर्द भी उन्हें अब महसूस होता है, खुशी गमी भी नज़र आती है। तो वहीं पार्टीज़ के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नून लीग के अंदर कहा यह जा रहा है कल सब 2 सूबाई उम्मीदवार आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई है। देखिए, ये बेसिकली मुजफ्फरगढ़ के अंदर हुआ है कि वहाँ पे जो रुकने कौमी असम्बली है, उनके नीचे जो रुकने सूबाई असम्बली हैं, वो उनका ये कहना है कि वो जमशेद दस्ती और दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवारों के लिए जो नीचे MP हैं वो कौमी असम्बली के, उनको वोट देने के बदले में
और सूबाई असम्बली के अपने लिए वोट जो है लेने की बात कर रहे हैं, तो उस पर नून लीग के जो रुकने कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर वो बाज ना आए तो फिर वो पार्टी क्यादत से भी इसकी शिकायत लगाएंगे। सही है। ये मामला एक हल्के के अंदर नहीं, जिस तरह बताया कि दानियाल अजीज़ का हल्का आप देख लें और इस तरह के बहुत सारे हल्के हैं, आयशा रजब के हवाले से आप देख लें, एक और इस तरह का मैंने बताया था गालबन कोई इधर साउथ पंजाब का एक हल्का था, उधर का इशू ये था। तो बहुत सारे हल्कों के अंदर दानियाल अजीज ने भी कहा कि ये सिलसिला नहीं रुका तुम तहरीक इंसाफ के हक में बैठ जाएंगे। देखिए यही मसला हो रहा है ना कि यानी नून लीग के या तो जो उम्मीदवार हैं वो उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो आज़ाद खड़े हो गए हैं, या ये है कि वो फिर पीटीआई के उम्मीदवार की उन्होंने हिमायत करनी शुरू कर दी है। तो ये दो चीज़ें, जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा एक और बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भरे मजमे के अंदर जो है पब्लिक गैदरिंग के अंदर बाकायदा मुनाजरे का चैलेंज दिया है नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा चौथी मरतबा वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ साहब वो मेरे साथ आकर टीवी पे मुनाजरा कर लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखें ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ अब ये असल चीज़ है कि मुनाजरे का उन्होंने चैलेंज दिया, जिसको ये कहते हैं अनट्रेंड हैं, वो सीख रहे हैं। तो ये तो नवाज शरीफ साहब तो बड़े तजर्बाकार सीनियर और चौथी मरतबा अगर वो आ रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो उनको तो फौरी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उस आगे नून लीग की तरफ से जो कोई जवाब नहीं आया और उस मुनाजरे के चैलेंज को दोबारा आसफा भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कहा है, दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुनाजरे का चैलेंज है उसको कबूल किया जाए। तो अब इससे नून लीग को भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आप 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह के भी आप एक पर्ची के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को बगैर आप तो बोल नहीं सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, को विजन, को आपका अपना एजेंडा, को आपकी अपनी जो चीज़ें हैं, तो ये फिर सिलसिला जो है आपको कल का जो नौजवान है जो कि एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी अभी नहीं बना, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म जो बन चुके हैं और चौथी मरतबा के जो ख्वाहिशमंद हैं उनको वो मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है। अब देखिए बाहर के मुल्कों के अंदर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर अमेरिका की बात की जाए तो बाकायदा टीवी के ऊपर आके दोनों आपने जो है मुख्तलिफ उनके मुज़ाकरे भी होते हैं वहाँ पे इकट्ठे भी, और अलग-अलग भी अपना आके वो कौम को बताते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन कल साहब आज तो ये भाग क्यों रहे हैं, तो सामना करना चाहिए। बिलावल ने जो लाहौर में एक बड़ा जब गफीर इकट्ठा कर दिया, आपने बात की थी कि लाहौर से बिलावल जो हैं वो नहीं जीत सकते, लेकिन जो जलसे कर रहे हैं लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तो हवाएं चेंज होती नज़र आ रही हैं, रुख हवाओं का कुछ और ही लग रहा है। कल साहब देखिए मैंने ये आपको बताया था कि देखिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कल भी आप यानी फ्राइडे को भी बात की थी, मैं क्या बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी जो है उसके सरबराह हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके जो नाना है वो भी लाहौर से जीते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी लाहौर से कामयाब होती रही है। अब उनके मुकाबले के अंदर जो अता तारड़ साहब हैं वो उस हल्के के अंदर अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, और उनके पास जो वोट है अपना वोट तो नहीं है, क्योंकि उनका वहाँ पे कोई धड़ा नहीं है कि उनके इस तरह को बरादरी या चीज़ें या उनका कोई इन्फ्लुएंस जब आगे पंजाब की सियासत। अच्छा, अब मामला ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो है नवाज शरीफ का वोट बैंक, ठीक है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास एक तो वोट बैंक पीपल्स पार्टी का है, दूसरा वो खुद उम्मीदवार हैं। तो जो लीडर खुद भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है उसको यकीनी तौर पर एज तो होता है। देखिए जिस तरह नून लीग का एक आम उम्मीदवार है और एक जगह पे नवाज शरीफ या मरियम साहबा या शहबाज शरीफ के खड़े होते हैं या हमजा शहबाज, तो वो फ़र्क तो होता है। अवाम समिति है उस चीज़ों का, वो प्लस पॉइंट बहुत सारे इन चीज़ों के भी होते हैं आम उम्मीदवार से अगर कंपेयर किया जाए। तो ये वो वजह है कि जिस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके जो है जलसे के अंदर लोग जो है, और दूसरा ये है कि उनके नीचे का जो सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है वो भी चूँकि खोखर बरादरी से तल्लक है, बड़ी तादाद में खोखर बरादरी के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरह दीगर जो फैसल मीर है वो भी पहले रुकने कौमी असम्बली के तौर पर वहाँ पे उम्मीदवार थे। तो ये जो उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और उनकी पार्टी की पूरी क़यादत और पूरा वो जोर लगा रहे हैं, तो बंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये वजह होती है कि आम एक कारकुन और एक पार्टी के सरबराह जो है उसका फ़र्क तो। लेकिन कल साहब बिलावल लाहौर में आके जमे गफीर इकट्ठा कर लिया, जहाँ से पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है। सिंध की अगर बात कर ली जाए कराची में, तो वहाँ पे अब जमात इस्लामी जो है वो पंजे गाड़ने में मसरूफ़ अमल है और काफ़ी हद तक कामयाब भी। आज जो
हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची से, उन्होंने मंशूर पेश किया, वो तो बड़ा मुतासर कुन था, कराची के अंदर पसंद किया जा रहा है। बड़ी बात उन्होंने की कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कर देंगे और तमाम जो वहाँ पे कंपनी है उनका मुकाबला करवाया जाएगा और एक मखसूस जमात को तो पहले लाइसेंस वैसे वो अपनी देंगे। मुद्दत खत्म करके आगे वो एक्सटेंशन पे चल रहा है, वो यानी आर्जी टेम्परेरी तौर पे आगे मामला चल रहा है और डिफाल्टर भी हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मिली बगैर सारी चीज़ें चल रही हैं मुबैना तौर पर। लेकिन बात ये है कि ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो हाफिज नईमुर रहमान जिस तरीके से जमात इस्लामी को वहाँ पे कराची के अंदर उन्होंने जिंदा किया है और जिस तरीके से मोबिलाइज किया है और जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात के अंदर उन्होंने पूरी एक जंग लड़ी है। एक तरफ जो है सरकारी फाकी और सूबाई हुकूमत के वसाइल थे, मशीनरी थी, उनका इस्तेमाल था और फंड्स थे और बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए थे, और दूसरी जानब जिस तरीके से उन्होंने निहत्ते उनका मुकाबला किया और मुकाबला करके उनको जिस तरीके से शिकस्त दी, और वो अलहदा बात है कि अक्सरियत के बावजूद अक़लियत को उनके ऊपर गालिब किया गया। बहरहाल अब मामला ये है कि जिस तरीके से ये चीज़ें आगे चल रही हैं, MQM जो है वो उसको लोग पसंद नहीं कर रहे। MQM की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पास सीटें किस तरह ख़त्म हुई और किस तरह वो PTI के पास चली गई। अब PTI को भी उसने उनके साथ भी गद्दारी की, पहले भी मुख्तलिफ जो जगहों पे वो जाते रहे। पीपल्स पार्टी को लोग कराची में पहले रिजेक्ट कर चुके थे, PTI को अगर लोगों ने सपोर्ट किया तो इन्होंने PTI की बजाय अब फिर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सुनहरी मौका है जमात इस्लामी के लिए। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने एक एक्सरसाइज कर ली हुई है, और अब अगर जमात इस्लामी जो है वो अब रिप्लेस करती है, यानी PTI का वोट बैंक जो है वो MQM के जो मुनरफ जो लोग हैं जिनके PTI के साथ अलायंस था, बाद में फिर PDM में भी शामिल हो गए, तो उनको तो वोट नहीं देंगे और ना ही वो नून लीग को वोट देगा PTI का वोटर। सही है। तो अगर PTI के उम्मीदवार वहाँ पे नहीं होंगे तो रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं समझता हूँ ना तो वो पीपल पार्टी की तरफ जाएंगे PTI का वोटर, और ना वो जाएगा नून लीग की तरफ, और ना ही MQM की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जमात इस्लामी को ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक एज है कि अगर जमात इस्लामी या PTI का वहाँ पे कोई अलायंस हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी अच्छी खासी वहाँ से सीटें ठीक है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, और पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम ठीक है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आप इस पर गुफ्तगू। पहले भी बात जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मायूस वोटर है उसकी पहली तरजीह जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जमात इस्लामी समझी जा रही है। कराची के अंदर हाफिज नईमुर रहमान ने रीलॉन्च किया जिस तरह से जमात इस्लामी को, और बड़ा शाइनिंग पोजीशन पर दिखाया जमात इस्लामी को, तो कराची के अंदर हाफिज नईमुर रहमान जो है वो फ़िज़ा गर्म कर सकते हैं, और इस हवाले से सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। जमात इस्लामी कराची के अंदर कहां तक मैदान मार सकती है, हाफिज नईमुर रहमान कराची की जो तख्त है उस पर जमात इस्लामी का परचम क्या लहरा पाएंगे, इसका फैसला 8 फरवरी जो है वो कर देगा। फ़िलहाल प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त और असद साहब को अल्लाह निगहबान।